अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मुल्क में दहशतगर्दी सर उठा रही है। ये वाज़ेह हो चुका है कि सरहद पार से दहशतगर्दों की पुष्पनाही की जा रही है। दुश्मन का एक ही मकसद है कि वो किसी तरीके से हमारे सिक्योरिटी इदारों के हौसलों को तोड़ सके। लेकिन दुश्मन अपने नापाक इरादों में ना पहले कामयाब हुआ था, ना वो अब कामयाब हुआ है, ना वो मुस्तकबिल में कामयाब हो सकेगा। यही वजह है कि शरपसंद अनासर मायूस होकर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में तेज़ी ला रहे हैं, लेकिन उनके हर हमले को अब तक नाकाम बनाया गया है। बहरहाल दहशतगर्दों की कमर तोड़ने के लिए एक मौसर हिकमत अमली की ज़रूरत मौजूद है, और इसको मौसर तभी बनाया जा सकता है जब तमाम सियासी और मिलिट्री क़यादत किसी एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक हो, कोई कंसेंसस डेवलप किया जाए। और आज इसी सिलसिले में कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत अहम सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला भी मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कौमी सलामती कमेटी को मुल्की सूरत हाल पर 50 मिनट तक तफसीली ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल से आगाह किया। कमेटी के जारी एलामिया के मुताबिक सियासी और अस्करी क़यादत ने दहशतगर्दों और ख्वारिज के साथ आहनी हाथों से निपटने का फैसला किया है। एलामिया के मुताबिक इजलास में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की वाज़ेह अल्फाज में मजम्मत की और मुतासरा खानदानों के साथ गहरी यकजहती का इजहार किया है। कमेटी ने इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन के इनेकाद में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी और पेशा वराना महारत को सराहते हुए दहशतगर्दी को उसकी तमाम शक्लों में ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतसलसल अज़्म का इआदा किया। कमेटी ने रियासत की पूरी ताकत के साथ इस खतरे का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक और एक मुतफ़िका सियासी अज़्म पर जोर देते हुए इंसदादी दहशतगर्दी के लिए कौमी इत्तफाक की ज़रूरत पर जोर दिया। कमेटी ने दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करने का, लॉजिस्टिक सपोर्ट के इंसदाद और दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया। कमेटी ने प्रोपेगेंडा फैलाने और अपने पैरोकारों को भर्ती करने और हमलों को मरबूत करने के लिए दहशतगर्द और उनके मुख्तलिफ ग्रुप्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया और उसकी रोकथाम के लिए इक़दामात पर जोर दिया है। कमेटी ने दहशतगर्दों के डिजिटल नेटवर्क्स के सद्देबाब के लिए तरीक़ाकार वाज़ेह करने पर भी जोर दिया। अब आज वज़ीर आज़म ने कमेटी का एलामिया पढ़ते हुए PTI के इजलास में अदम मौजूदगी पर अफसोस का है। वज़ीर आज़म पर्टिकुलरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस इम्पॉर्टेंट इजलास में अदम शिरकत पर किस तरीके से बरहमी का इजहार कर रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूँ। कौमी इत्तेफाक जरूरत पर जोर दिया। कमेटी ने दहशत गर्दों के नेटवर्क्स को खत्म करने, लॉजिस्टिक सपोर्ट के इंसदाद और दहशत गर्दी व जुराइम के गठजोड़ को खत्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया। कमेटी ने प्रोपेगेंडा फैलाने, अपने पैरोकारों को भर्ती करने और हमलों को मरबूत करने के लिए दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। कमेटी ने हिज़्ब इख्तिलाफ के बाज़ अरकान की अदम शिरकत पर इजहार अफसोस करते हुए वादा किया कि इस बारे में मुशावरत का अमल आइंदा भी जारी रहेगा। इसी तरह हुकूमत की तरह मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI को इजलास में ना देखकर मायूसी हुई। PTI मुझसे मशवरा करती तो उन्हें शिरकत का मशवरा देता। अब आज इस अहम इजलास में, जिसमें दहशतगर्दी को काउंटर करने के लिए वाज़ेह हिकमत अमली तरतीब देने के लिए मुशावरत हो रही थी, और इस अहम मोड़ पर भी PTI ने इजलास में शिरकत नहीं की, जिससे PTI की इत्तेहादी जमात JUIFA और हुकूमत दोनों नाला नजर आती हैं। हुकूमत PTI के इजलास में शिरकत पर कड़ी तनकीद कर रही है। PTI पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि वो इस हसास मामले पर भी अपने मफादात को तरजीह दे रही है। पहले ये खबर गर्म रही कि PTI इस अहम इजलास में शिरकत करेगी और उसने 14 नाम भी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को भिजवाए, लेकिन ऐन मौके पर PTI ने कौमी सलामती के अहम इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। PTI ने इस इजलास में शिरकत के लिए एक बार फिर बानी PTI को पैरोल पर रिहा करने का मुतालबा किया, और जब ये मुतालबा पूरा ना हुआ तो तहरीक इंसाफ ने इजलास करने से इनकार कर दिया। अब PTI इस पर अपना मौक़िफ़ दे रही है, जबकि आज अडयाला जेल से बानी PTI का अभी इजलास में शिरकत ना करने पर पैगाम आया। बैरिस्टर गौर के मुताबिक बानी PTI ने PTI के इजलास में शिरकत ना करने की तायीद की है। इस वक्त साबिक वफाकी वजीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत ना करना, आप समझते हैं ये दुरुस्त फैसला था? देखिए, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि आप तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उनको आप 5 दिनों से डेथ सेल में बंद रखे हुए हैं, लोगों को उठा रहे हैं। उसके बाद आप दुनिया जहान की ज्यादतियां उनके साथ
हो रही हैं, और उसके बाद ये भी तवक्को की जा रही है कि वो सारी चीज़ें छोड़ दें और एक फॉर्मल सी मीटिंग जो है उसमें शिरकत करें, जिसमें खुद नवाज शरीफ नहीं है, जिसमें इंटीरियर मिनिस्टर नहीं है। असल में तो कल जो पीटीआई की लीडरशिप ने जो बचगाना हरकत की, उसकी वजह से ये बातें हुई हैं। और फिर आप देखिए कि रेहान, सबसे जो मुझे जिस पे तकलीफ है वो ये है कि आपको बिल्कुल पाकिस्तान के मुफाद का ख्याल नहीं कर रहे, कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़ी जमात और पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर अलहदगी पसंदों के नैरेटिव के साथ है। सारे वुज़रा ये बयान दे रहे हैं। इससे आप देखिए कि आप किसको कमज़ोर कर रहे हैं और किसको मजबूत कर रहे हैं। आप तो अलहदगी पसंदों के नैरेटिव को मजबूत कर रहे हैं, ये कह के कि पाकिस्तान की तो सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ा लीडर ही उनके साथ मिला हुआ है, और यही वो कहते हैं हम पॉपुलर नैरेटिव के लोग हैं और लोग हमारे साथ हैं। वहाँ साहब, आज सलमान अकरम राजा साहब ने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा हम इस इजलास में इसलिए नहीं जा रहे कि इसमें अगर ऑपरेशन इनिशिएट करने की बात होती है और हमारी मौजूदगी होती है तो कल को ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदगी में ये फैसला हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर साहब का स्टेटमेंट भी है तालिबान के हवाले से और पर्टिकुलरली अफगानियों के इनखला के हवाले से केपी से, कि वो भी कोई इसकी तायद नहीं कर रहा है। तो इससे लगता ये है कि जो रियासत की पॉलिसी है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल 180 डिग्री पे खड़ी हुई है। देखिए, ये रियासत की पॉलिसी जो है वो ग्राउंड रियलिटीज के साथ होनी चाहिए, और ग्राउंड रियलिटीज तो पॉलिटिशियन बताते हैं ना, और पॉलिटिशियन तय करते हैं कि क्या रियासत की पॉलिसी होनी चाहिए, अवाम की क्या राय होनी चाहिए। और इस वक्त तो मुझे लग रहा है कि ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर चीज़ें जो हैं वो बन रही हैं। ये बड़ा पेचीदा दोनों बलूचिस्तान और केपी की सूरत हाल है। सैकड़ों हमारे सिपाही शहीद हो गए हैं चंद हफ्तों के अंदर, और इस वक्त यूं लग रहा है कि जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और आप देखें कि सारी जो सियासत है वो पीटीआई को दबाने के ऊपर, इमरान खान को दबाने के ऊपर हो रही है। और मुझे मेरी तो समझ से बाहर है कि हम कैसे पाकिस्तान के अंदर कंसेंसस की बात कर रहे हैं जबकि हम पॉलिटिकली इतने डिवाइडेड हैं। आज के इजलास में भी पाकिस्तान कभी इतना तकसीम नजर नहीं आया जितना आज के इजलास के बाद नजर आ रहा है दहशतगर्दी के मामले को लेके। और देखें, ये एक बहुत पेचीदा ट्राइबल वॉर है, बहुत पेचीदा सेक्टेरियन वॉर है जो हम केपी में लड़ रहे हैं, और एक बहुत पेचीदा नेशनलिस्ट लड़ाई है जो बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं। और सिर्फ जो है वो जोर जबरदस्ती से ये चीजें नहीं होनी, वो तो हम कर ही रहे हैं सालों से। इसके लिए एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी चाहिए जो अभी तक तो नजर नहीं आई। और ऑब्वियसली इसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस भी चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करती है बार बार अपनी आवाज़ कंसर्न क्वार्टर्स तक पहुंचाने की, बराह रास्त उनसे बात करने की। तो आपको नहीं लगता कि दिस वुड हैव बीन एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि जिस पे मिलिट्री और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एक ही छत तले मौजूद थे, एक ही प्लेटफॉर्म पे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी होती तो कम से कम अपनी बात वहाँ पे बड़ा इफेक्टिवली कन्वे कर सकते थे, रादर देन कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को खतो किताबत के जरिए से पैगाम पहुंचाया जाए। बराह रास्त अक्रॉस द टेबल बैठ के कोई भी बात की जा सकती थी। तरीके इंसाफ तो है नहीं ना, ये तो इमरान खान है। लोग इमरान खान के साथ हैं। पीटीआई को तो एज अ पार्टी आपने खत्म कर दिया ना। पीटीआई तो देखिए, एस्टैब्लिशमेंट ने जो गलती की है वो ये की है कि जो असद उमर थे, ये परवेज खट्टक थे, या शाह महमूद कुरैशी थे, या एजाज चौधरी, या महमूद रशीद, मैं, इमरान इस्माइल, अली जैदी, ये सब लोग पीटीआई थे। आपने पीटीआई की लीडरशिप को ठुड्डे मुक्के मार के जेलों में डाल के आपने पार्टी खत्म कर दी। अब तो इमरान खान है और नीचे लोग हैं। सलमान राजा का तो पीटीआई से कितना ताल्लुक है, या गौहर का कितना ताल्लुक है, लोग उनको नहीं जानते हैं, ना वर्कर उनके साथ जुड़ता है ना कुछ है। आपने अगर कंसेंसस की बात करनी है जो आप कर रहे हैं, तो देयर इज ओनली वन मैन जो कंसेंसस क्रिएट भी कर सकता है और जिसकी सुनी भी जा सकती है, और वो इमरान खान। और इमरान खान साहब बानी पीटीआई तो तायद कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस फैसले की कि वो नहीं गए तो बिल्कुल ठीक किया, दुरुस्त किया। पीटीआई तो जाने को तैयार थी, शायद इमरान खान को किसी ने बताया नहीं है कि कल किस तरह से पीटीआई ने नाम भी दे दिए, फैसला भी कर लिया कि हो जाएगा। लेकिन जब वर्कर्स का आगे
एक इतना बड़ा ऑब्जेक्शन आया और एक सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई की लीडरशिप को पीछे हटना पड़ा। और वो तो बिल्कुल एक अहमकाना फैसला था। आप देखिए ना, आप मौलाना फजलुर रहमान को आप मशवरा नहीं कर रहे, आप अचकजई से मशवरा नहीं कर रहे, आप शाहिद खान अब्बासी साहब से मशवरा नहीं कर रहे, इमरान खान से आपको मिलने की इजाज़त नहीं हो रही, लेकिन आप जाने को तैयार हो गए हैं। तो अब इससे बड़ी अहमकाना बात क्या होगी? लेकिन फ़ाज़ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने तो इस इजलास में शिरकत की है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि पीटीआई मशवरा करती तो मैं ज़रूर उनको ये कहता कि आप इस इजलास में शिरकत करें। यानी वो भी कोई खुश नहीं है कि पीटीआई इस इजलास में मौजूद नहीं थी। इससे वो ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस जो है उसके अंदर भी देखिए, मौलाना को शामिल करने वाला मामला, वो भी लगता है कि ज़ाहिर है रुकावट होगी उसमें भी। हो सकता है पीटीआई मौलाना को कन्विंस कर लेती कि वो भी ना जाए। मौलाना अगर ना जाते तो शायद और इस चीज को तकवीत मिल जाती। लेकिन मसला अब सिर्फ ये आ रहा है कि आप समझ रहे हैं कि तहरीके इंसाफ की कोई अहमियत है। मेरे नजदीक तहरीके इंसाफ अमली तौर के ऊपर खत्म हो गई है। अब सिर्फ इमरान खान की अहमियत है। और जब तक आप इमरान खान को शामिल नहीं करते, उनको नहीं सुनते, उनको नहीं बुलाते, बाकी तो देखें, इन लोगों की तो कोई हैसियत नहीं है। कैसे आप इन लोगों के ऊपर जो है कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं? गौहर जो है, उनकी क्या पॉलिटिकल अहमियत है? सलमान की क्या पॉलिटिकल अहमियत है? वकास की क्या अहमियत है? सो जब तक या आप इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बुलाना चाहिए था, एजाज चौधरी साहब को बुलाना चाहिए था। आप देखें, वो सेनेट के मेंबर हैं और पीटीआई ने कल एजाज चौधरी साहब को नॉमिनेट तक नहीं किया मीटिंग में। सो ये पीटीआई की लीडरशिप की कोई, देखें, ये तो बच्चे हैं, इनको कुछ पता नहीं है। इनके कहने के ऊपर तो ना कंसेंसस होना है, लोग इनकी सुनते ही नहीं है। लोग तो रिलेट करते हैं इमरान खान के साथ। तो अगर आप पीटीआई इमरान खान के बगैर आप समझते हैं कि कोई पार्टी है, तो मैं ज़ाहिर उससे इत्तेफाक ही नहीं करता। मेरे नज़दीक पीटीआई इज नॉट अ पार्टी विदाउट इमरान खान। लेकिन वासप सलमान अकरम राजा हैं या बैरिस्टर गौहर हैं या उमर अयूब या शिबली फराज या दीगर लोग हैं इस वक्त जो फ्रंट एंड पे नजर आ रहे हैं, वो भी इमरान खान साहब के एतमाद से ही है ना। मतलब वो आके यही कहते हैं कि इमरान खान साहब के कॉन्फिडेंस से ये सब चीज़ें हो रही हैं। ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब ना चाहते हों और ये सब लोग फ्रंट से लीड कर रहे हो पीटीआई को। नहीं, वो तो एक वैक्यूम आपने क्रिएट कर दिया ना। एस्टैब्लिशमेंट ने जब पीटीआई का काडर तोड़ दिया, तो फिर जो बाकी बचा, जो सारा कचरा, उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं अभी, और तो कोई नहीं है। अदरवाइज तो देखें ना, पीटीआई, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो लोग हैं, ये तो पीटीआई की नुमाइंदगी नहीं कर सकते ना, कद नहीं है इनके पॉलिटिकल। ये ठीक है, ये तो केसेस में पैसे लेके वकालत कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा तो इनकी अहमियत नहीं है। तो फवाद साहब, आज आपको लगता है कि मैसेज ठीक गया है, वो कहीं पर भी हो, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को हो, कंसर्न क्वार्टर्स को हो, पीटीआई के इस इकदाम से, एंड दैट मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर? मैसेज इज एक्चुअली, पाकिस्तान बहुत कमजोर उभरा है। पता ये चला है कि हम अपने बदतरीन हालात में भी, हमें यह सलाहियत नहीं है कि हम कंसेंसस क्रिएट कर सकें। हम इंतहाई मुश्किल हालात में भी बिखरे हुए लोग हैं। हम इंतहाई मुश्किल, अपने हमला हम पे हुए हैं, और उसके बावजूद हमें यह सलाहियत नहीं है कि हम अपनी अंदरूनी लड़ाइयों को भूल के यकजा हो सके, इकट्ठे हो सके। मैसेज तो बहुत बुरा गया है। आई थिंक टुडेज, आज अगर आपने इमरान खान को नहीं बुलाना था, तो फिर आज की मीटिंग के बजाय आप कैबिनेट मीटिंग कर लेते। इसका क्या आपको इसका फायदा हुआ है? आपने पूरी दुनिया को दिखा दिया है, आपने अपने दुश्मनों को दिखा दिया है कि आप तकसीम हैं और आप कमजोर हैं। एंड व्हाट इफ आई से कि क्रेडिट गोज टू पीटीआई? क्रेडिट गोज टू दोस्त जिन्होंने पहले ही दिन बताया कि पीटीआई अलहदगी पसंदों के साथ है, और इमरान खान तो एक्चुअली जो है वो पाकिस्तान तोड़ने वालों के साथ है। क्रेडिट तो उन लोगों को जाता है जिन्होंने ये बयानिया बनाया, और उन वज़रा को जाता है जिन्होंने अहमकाना, बगैर सोचे समझे ये ट्वीट्स डाली, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की, जिसका नुकसान इमरान खान को नहीं हुआ, जिसका नुकसान पाकिस्तान का हुआ, और शदीद नुकसान हुआ कि आलमी सतह के ऊपर ये लगा कि पाकिस्तान में अलहदगी पसंद जो हैं, उनको पॉपुलर तरीन पोलिटिकल लीडरशिप की भी सपोर्ट हासिल है। वासा, फ्रैंकली स्पीकिंग, आज के इस इकदाम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के माबैन जो क्रैक्स मौजूद हैं, वो हील हुए हैं या मजीद गहरे हो गए हैं? देखिए, क्रैक्स पहले भी बहुत ज्यादा है और मजीद बढ़ेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो आई वुड से जो क्रैक्स हैं वो बढ़ रहे हैं। जब तक आप पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट नहीं करते, देखिए ना, एक इजलास जिसके अंदर पाकिस्तान के दो सबसे बड़े लीडर नवाज शरीफ हैं और इमरान खान है,
यही नहीं मौजूद, तो आप मुझे बताइए वहां पे क्या कंसेंसस या उस इजलास की क्या हैसियत और अहमियत है। लेकिन जब फवाद, तक नवाज शरीफ, आसफ जरदारी, इमरान खान, ये तीन लोग और फिर ज़ाहिर है मौलाना फजल रहमान को इकट्ठा नहीं बिठाया जाता और वो इस मामले के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट को अपनी आरा और ओपिनियंस नहीं देते, पाकिस्तान में कंसेंसस नहीं हो सकता। लेकिन कल जब आप गवर्नमेंट में थे तो आप ये कहते थे कि ये एनआरओ मांग रहा है। आज जब इमरान खान की पैरोल पर रिहाई का मुतालबा हो रहा है कि उनको लाया जाए, तो हुकूमत ये कह रही है कि आप यानी बानी पीटीआई या पीटीआई एनआरओ मांग रही है, तो फिर बात तो वही है ना सर। बड़ी फर्क है, पैरोल पे आना जो है वो तो बिल्कुल भी एनआरओ नहीं है। और इमरान खान एनआरओ नहीं मांग रहे हैं, इमरान खान के तो केस ही कोई नहीं है। आज आप जजों के कनपटी से बंदूक हटा लें, वो केस खत्म हो जाएंगे कल। इमरान खान को पैरोल मांगने की एनआरओ जरूरत ही नहीं है। ये तो सारे एक केसेस जो है वो एक दिन नहीं चलने जोगे। ये तो जजेस के ऊपर जोर जबरदस्ती करके 26वीं आईनी तरमीम ला के एक जबरदस्ती किस्म के जो मुकदमे हैं वो बनाए गए हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं है। और सवाए हम पाकिस्तान को कमज़ोर करने के कोई इस वक्त नहीं कर रहे। और बड़ा अनफॉर्चुनेट इस वक्त एक सिनेरियो है जो हमारे सामने बना हुआ है। सर लास्टली एंड वेरी क्विकली, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में बानी पीटीआई के लिए पीटीआई को ब्रीदिंग स्पेस मिलने वाली है, ये मामला ठीक होंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इस वक्त जो है वो लीडरशिप क्राइसिस है, ये क्या है? इमरान खान को रिलीफ देने के लिए जो पाकिस्तान का जब सोचना शुरू करेंगे और अपनी ज़ात से बढ़ के थोड़ा आगे होंगे तो तभी रिलीफ मिलेगा ना, वरना तो नहीं। इस वक्त तो मैं देखता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली अपनी ज़ात के अलावा इम्पोर्टेंट ही कुछ नहीं है, पौधों के अलावा इम्पोर्टेंट ही कुछ नहीं है। तो इस वक्त तो एक पाकिस्तान के अंदर एक धमा चौकड़ी मची हुई है और उसके अंदर बस यही है कि बस मैं रह जाऊं, बाकी सारे चाहे जहन्नुम में जाएं। तो बस वो चल रहा है, उसमें कोई रिलीफ क्या, कोई भी किसी को रिलीफ देने को तैयार नहीं है। और जब तक हम टेम्परेचर नीचे लेके नहीं आते, जब तक ये चार लीडर, बेसिक 4-5 लीडर जो हमारे बड़े हैं, ये खुद बैठते नहीं हैं और एक सोल्यूशन कोई आगे बनाते नहीं हैं, आई डोंट थिंक सो कि वी कैन मूव फॉरवर्ड। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। साबिक वीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और ज़ाहिर है उनका अपना व्यू पॉइंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज के इकदाम पर। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के एलामिये के बाद सिचुएशन खासी मुख्तलिफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता रोज़ ये कह रही थी कि ये 14 लोग हैं, ये शिरकत करेंगे। अब जैसे क्विकली सिचुएशन इवॉल्व हुई है, मामलात ये अक्सर तब्दील हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी सलामती कमेटी जैसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म पे ना जाने से अब इस पे हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। कौमी सलामती कमेटी का इंतहाई अहम इजलास। इस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत, जिस पर हुकूमत उसे तनकीद का निशाना बना रही है, और पीटीआई मुतालबा करती रही कि पैरोल पे अगर बानी पीटीआई आएंगे तो ही वो इस इजलास के अंदर शिरकत कर सकते हैं। अब इस पर खेलदास कोस्तानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उन्होंने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम खेलदास कोस्तानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या अमर माने था कि आप बानी पीटीआई को पैरोल पे रिहा कर देते, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो बहुत ज़रूरी हैं इस इजलास में शिरकत करते, वो आपको बताते कि नेशनल कंसेंसस डेवलप करते हैं, आइए दहशतगर्दी का मिलकर कला कमा करते हैं, तो बानी पीटीआई को पैरोल पे रिहाई देने में हुकूमत को क्या अमर माने था? सर देखें, बात ये कि होना ये चाहिए था कि पीटीआई जो केपीके से बेस है उनका, और वहाँ दहशतगर्दी जो है उसने सर उठाया हुआ है, सूबे में हुकूमत भी उनकी है, और उसको अगर कौमी जमात थी, अगर पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के जो चैलेंजेस हैं उनका एहसास होता, ये दहशतगर्दी की जो जंग पाकिस्तान उस हालत जंग में है उनका एहसास होता तो ज़रूर आती। जहाँ तक बानी पीटीआई का बात है कि पैरोल पे, ये मुतालबा इनका गैर कानूनी है। इस मुतालबे की कोई अहमियत नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो एक सज़ा याफ्ता है, ना उसके पास पार्टी का ओहदा है, ना वो काउंसलर है, ना एमएनए है। वो कोसानी साहब साबिक वज़ीर आज़म हैं, और आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब को भी पैरोल पे रिहा किया गया था, और बानी पीटीआई की हुकूमत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। तो अभी जब आप नेशनल कंसेंसस या कौमी इत्तफाक राय पैदा करने की बात करते हैं, तो जाहिर है बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पार्लियामान के अंदर, अगर उसके लीडर को आप पैरोल पे ले आते और वाकई इससे
मस्बत पेशरफ्त होती, कोई नेशनल कंसेंसस डेवलप करने के अंदर एक कलीदी किरदार आपका होता तो बहुत अच्छा ना होता? आपको याद होगा जब वो वज़ीर आज़म था, पौने 4 साल उसकी हुकूमत थी, जब भी कौमी सलामती के मामलात पे इजलास उस वक्त होते थे या सलामती जिस तरह ये पार्लियामानी कमेटी है उस तरह इजलास भी हुआ था, पुलवामा वाक़े पे भी इजलास हुआ, कई ऐसे वाक़या जो इजलास हुए, बहैसियत वज़ीर आज़म वो नहीं बैठते थे। तमाम सियासी जमातों के उस वक्त के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, तमाम जमातें, हालांकि इन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की थी उस वक्त भी, मगर कौमी मामलात पे हमारी जो क़यादत थी वो हमेशा आती थी, मगर ये कहता था मैं नहीं आऊँगा। अब आप ये इस पर सबको सोचना चाहिए, जब वो वज़ीर आज़म था तो कहता था मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊँगा, ये चोर हैं। तो ये आज किस तरह ये डिमांड कर रहा है कि इनको पैरोल पे दिया किया जाए? रॉन्ग्स डोंट मेक राइट ना, मतलब अगर वो जस्टिफाइड नहीं था तो आज आपका जो इक़दाम है वो जस्टिफाइड कैसे हो सकता है? देखें, जो इनको मैं यही पहले भी मैंने कहा, जिम्मेवारी का मुजाहरा करना चाहिए था। पार्लियामानी जो अपोजिशन लीडर है उसको आना चाहिए था, पार्टी का चेयरमैन गौहर अयूब साहब है उसको आना चाहिए था। हालांकि इन्होंने कल फैसला कर लिया था, मगर बानी पीटीआई पाकिस्तान में तकसीम चाहते हैं, वो पाकिस्तान को मजबूत देखना नहीं चाहते। वो मुझे बताएं उसकी तरफ से मजम्मत आई है इस दहशतगर्दी पे जो जाफर जो रेलवे का सानिया हुआ है या उस पे जो हमला हुआ, उसकी मजम्मत आई है इनकी तरफ से? वो तो किसी सूरत खुशाइंद इक़दाम तो नहीं है, वो तो काबिल मजम्मत है। फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री इस पे मजम्मत आ रही है और पाकिस्तान तहरीक मैं आपको बताऊं, बानी पीटीआई की सोशल मीडिया जो बाहर से चलाते हैं, जो फंडिंग बाहर से होती है, उनका आप नैरेटिव देख लें। कल जब इन्होंने फैसला किया हम आएंगे, तो इन सोशल मीडिया की, और आज जब उनकी मुलाकात हुई तो बानी पीटीआई देखें, वो उसकी सोशल मीडिया वही ज़बान बोल रही है जो भारत की मीडिया बोल रही है। तो हम तो हमारी कोशिश भी थी और आइंदा भी रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि कौमी यकजहती जिस तरह 2014 में नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हुई थी, ज़रब अज़ब हुआ था, एक्शन प्लान, नेशनल एक्शन प्लान बना था, तो अभी भी हमारी कोशिश होगी कि इन सब तमाम जमातों को बशमूल पीटीआई की जो पार्लियामेंट के अंदर है उस पार्टी को मुशावरत का हिस्सा बनाया जाए, कौमी मामलात में इनको आगाही दी जाए। मगर मैं समझता हूँ आज गैर संजीदगी का और जो ये इन्होंने फैसला किया है बानी पीटीआई के हुक्म पे, ये बिल्कुल जो है ये मैसेज दिया है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। और उनका देखें, ये दहशतगर्दी कौमी मामला है, ये किसी एक जमात का इशू नहीं है, एक सूबे का इशू नहीं है। ये अगर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी होती है या केपीके में दहशतगर्दी होती है, वो हमारे भाई हैं। पूरे पाकिस्तान में इसकी तकलीफ़ होती है, पूरे पाकिस्तान में इसको जो है लोग जो है पूरी कौम एक हो जाती है। तो जब सारी कौम एक है तो ये एक जमात जो है उनकी मखसूस सोच ये जो है कि यही तो सवाल है, अगर कौम एक है तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज एक क्यों नहीं है, सियासतदान एक क्यों नहीं है? कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो गया, एलामिया भी जारी हो गया, लेकिन कौमी इत्तफाक़ राय पैदा नहीं हो सका। जो मैसेज गया है वो मैसेज बहुत ही बुरा है और जाहिर है जो तकसीम का मैसेज होगा, जो तफरीक का पैगाम होगा, वो दहशत गर्दों को तक़वियत ज़रूर देगा। कोहस्तानी साहब बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। एक शख्स जो है अपनी अना के खातिर उसको उसकी मुल्क के इश्यूज़, चलो मईशत पे वो बैठने के लिए तैयार नहीं है। हम तो ये कहते हैं ये दहशतगर्दी का जो मामला है वो केपीके में ये है या बलूचिस्तान में, ये पूरे पाकिस्तान का मामला। ये कोई पाकिस्तान का बाकी इलाका भी नहीं बच सकेगा अगर हम इसके लिए इक़दाम नहीं करेंगे। तो इनको ये खुद सोचना चाहिए, बल्कि अब कौम को भी फैसला करना चाहिए कि इस जमात का जो नैरेटिव है या इस जमात की जो सोच है वो भी कौम के सामने आ गई है। तो कौम बिल्कुल सारी जमातें थी, सिवाय इनके सब जमातें थी और इन्होंने कोशिश की कि ये तकसीम की जाए। मगर मैं समझता हूँ मौलाना चीफ मिनिस्टर केपी के थे, अली अमीन गंडापुर साहब केपी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जी बिल्कुल, उसका मैं देखें चीफ मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी बातें की है, गुफ्तगू की है उसने अपने सूबे के मामलात। बिल्कुल उनको ये फोरम है, ये मिलकर हम वफाक की जिम्मेवारी है, सूबे की भी, हम सब मिलकर जब ये इस दहशतगर्दी, इसमें नुकसान एक कोई किसी ज़ुबान बोलने वाला किसी सूबे का नहीं, ये पूरे पाकिस्तानी हमारे फोर्सेस के जवान कुर्बानियाँ दें या हमारे शहरी दें। तो ये सब कौमी मामला है। तो इसमें केपीके के इस इक़दाम अगर वो आए हैं और उन्होंने सूबे के ज़ाहिर उनको आना भी चाहिए, तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी बात है। और ये अच्छा होता कि ये इनकी जमात के जो पार्लियामेंट में मौजूद लीडर हैं
जिस तरह उन्होंने नॉमिनेट किए थे वो आते, बल्कि उनका नुक्ता नज़र क्या भी हो, वो नुक्ता नज़र उस फोरम पे या अपनी जो बात है या जो अपनी तजावीज़ें दे सकते थे। उनका मौका ये भी तो उन्होंने मौका अपना गंवाया है, मतलब मौका को ज़ाया किया है कि एक कौमी इश्यूज़ पे वो बैठने के लिए, और जिस तरह माजी में नहीं बैठे हैं। देखें आप उनके 4.25 साल की हुकूमत निकालें या ये जो अभी अपोजिशन का, वो हमेशा जो है हर मामले पे उसको जेल से हुक्म आता है और ये पीछे हट जाते हैं। इनकी सोच है, बैरिस्टर गौहर साहब भी चाहते हैं, मगर ज़ाहिर इख्तियार जो है। लेकिन कोसारी साहब, आपको नहीं लगता कि अल्टीमेटली पीटीआई से आपको बात तो करना पड़ेगी, हुकूमत को बानी पीटीआई को ऑन बोर्ड तो लेना पड़ेगा अगर इस दहशतगर्दी के फरीद पर भी काबू पाना है, कोई ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च करना है दहशतगर्दों के अगेंस्ट, तो फिर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, पार्लियामान में भी मौजूद है, उसकी बात तो आपको सुनना पड़ेगी, मुतालबा तो किसी ना किसी सतह के ऊपर मानना पड़ेगा आपको। देखें, बात सुननी थी, बात मुशावरत करनी थी, इसी लिए वज़ीर आज़म ने ये बेहतर समझा कि तमाम पार्लियामानी जो कमेटी के अरकान हैं, ये जो फोरम पार्लियामेंट का है, वहाँ उनको आगाह किया जाए, उनको शामिल किया जाए। इसीलिए ये इजलास हुआ था। ये तो जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में या स्ट्रेटेजिक जो भी है नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, वो तो हो सकती है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। इस हाउस में इजलास स्पीकर साहब के ज़ेर सदारत बुलाने का मकसद ही ये था कि तमाम स्टेक होल्डर को, तमाम जमातों को जो पार्लियामेंट के अंदर है, उनको ऑन बोर्ड किया जाए, उनको एतमाद में लिया जाए। अच्छा कोसारी साहब, लास्टली क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाने को कहा जा रहा है, लास्टली मुझे बताइएगा, फवाद चौधरी साहब अभी ब्रेक पर जाने से पहले थे, वो ये कहते हैं कि मुल्क के 4 बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, जिसमें नवाज शरीफ साहब है, आसिफ जरदारी साहब है, मौलाना फजल रहमान है और बानी पीटीआई है, उनको बैठाना पड़ेगा, उनको एक जगह पर बैठना पड़ेगा, तो ही पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप हो सकता है। आप एग्री करते हैं इस बात से? देखें, 3 जो बड़े लीडर हैं, जो एक के अलावा, वो सब इन बातों पे इत्तेफाक है, मुत्तफिक हैं, बैठते भी हैं। अब मसला जो बानी पीटीआई का है, उसको फैसला करना है कि वो रास्ता सियासत का इख्तियार करते हैं या वो रास्ता इंतशार के। आज तक वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं, वो रास्ता उसको आइसोलेशन में ले जाता है, वो रास्ता उसको फसाद और हुजूम की सियासत पे ले जाता है। वो सियासत उसकी जो सोशल मीडिया है, जो दहशतगर्द कर रहे हैं या जो भारत की मीडिया कर रही है, वो रास्ता है। तो इनको पहले ये तय करना है कि वो रास्ता जो मौलाना फजल रहमान साहब का है, नवाज शरीफ साहब का है, आसिफ जरदारी साहब का है, तो जब वो रास्ता इख्तियार करेगा तो बिल्कुल क्यों नहीं बैठ सकते। और साथ ही साथ मुझे ब्रेक लेनी है। खेलदास कोस्तानी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इतनी तबाही, इतनी बर्बादी और इतना खून बह जाने के बाद भी फ़लस्तीनियों के हौसले बुलंद हैं। वो हमास की तामीर नौ के लिए कोशा हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने मुल्क को खंडरात से तब्दील करके फिर से उन मकानात को तामीर करें जो कभी उनके मस्कन हुआ करते थे, लेकिन इसराइल की जारहाना सोच उसको ऐसा करने से रोक रही है। यही वजह है कि इसराइल जंगबंदी की खुलेआम खिलाफ वर्जी करते हुए फिर से निहत्ते फ़लस्तीनियों का खून बहाना शुरू हो गया है। मुआहदे के बावजूद इसराइल फ़लस्तीनियों की जान का दुश्मन है। की पट्टी में इसराइल की सफाकियत पर मबनी ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 560 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज ने गज़ा में सहरी के वक्त हमलों का आगाज़ किया और हमले दिन भर जारी रहे। कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा के मुताबिक सहूनी फोर्सेस की मुसलसल बमबारी के बाद गज़ा शहर मुसलसल धमाकों से गूंजता रहा। इसराइल ने हमला ऐसे वक्त में किया जब लोग घरों, पनागुज़ीन कैंपों और स्कूलों की इमारतों में सो रहे थे। अब अक्टूबर 2023 से इसराइली फ़ौज के हमलों में गज़ा में शहदा की मजमूई तादाद 48,577 से तजावुज़ कर गई, जबकि मजमूई तौर पर 1,12,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। अब एक तरफ इसराइल फिर से जारहियत और शरपसंदी पर उतर आया है, तो वहीं दूसरी जानिब इसराइल ने शिमाली गज़ा में बेघर फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी के इम्कानात भी जारी कर दिए हैं। अब 19 जनवरी को हमास के साथ जंगबंदी के आगाज़ के बाद से इसराइल की जानिब से ये सबसे बड़े हमले तस्वुर किए जा रहे हैं और हमास ने इसराइली हमले को जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। अब एक तरफ बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर तब्दीली आई। अमेरिका में सदारती और डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब हो जाने के बाद ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था जंगबंदी होगी, जंगें ख़त्म होंगी, लेकिन लगता यह है कि एक नया महाज, एक नया फ्रंट खुल रहा है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की शानदार मेज़बानी भारत को अब भी खटक रही है।
भारत अब तक इस इवेंट को लेकर मनफी प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट को बदनाम करने की नाकाम मुहिम चला रहा है। अब भारतीय मीडिया पे बेबुनियाद बयानियां ये बनाए जा रहे हैं कि इनेकाद के बाद पीसीबी को माली फायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ है। भारतीय मीडिया की बेबुनियाद रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी के दौरान 869 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो 85 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। भारतीय मीडिया ये मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है कि इस नुकसान के बाद बोर्ड ने खिलाड़ियों की मैच फीस में कटौती और 5 स्टार होटल्स की सहूलत खत्म करने जैसे सख्त इकदाम उठाए। अब भारत के इस झूठे इल्ज़ाम पर पीसीबी ने भी भारतीय मीडिया को करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय मीडिया में शाया होने वाली खबर को मनगढ़ंत, बेबुनियाद और हकाइक के मुनाफी करार दिया। तर्जुमान पीसीबी का कहना है कि भारतीय मीडिया कयास आराइयों पर मबनी कहानियां गढ़ रहा है। कौमी जो T20 टूर्नामेंट है उसमें खिलाड़ियों की मैच करने से इस कहानी को तराशा गया है। पीसीबी तर्जुमान के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी से पीसीबी को कोई नुकसान नहीं बल्कि पाकिस्तान को $6 मिलियन मेज़बानी पर मिले हैं और जाहिर है ये एक बड़ी आमदनी है जो इस इवेंट से हुई है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।